ट्रुथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार। मार्केट तो आज बंद है, कल बंद थे, तो आज कोई चर्चा सार्थक नहीं है। कोई चर्चा, अब बाज़ार खुलेंगे जब चर्चा करेंगे। यूएस मार्केट भी बंद थे, पूरे विश्व के बाज़ार बंद थे। और अब जो सवाल उठता है कि कल हमने वीडियो बनाया था, फार्मा सेक्टर पर बनाया था, काफ़ी डिटेल वीडियो था, 36 मिनट का वीडियो था। वो डिटेल था, सब कुछ दी थी, उनकी हिस्ट्री दी थी, उनके मैनेजमेंट के बारे में बताया था और उनके फिगर्स डाटा बताए थे, उनके प्रोडक्ट बताए थे, उनकी प्रॉब्लम्स बताई थी, फार्मा सेक्टर का इंडस्ट्री एज ए होल की पूरी पिक्चर बताई थी मैंने। और आज ब्रीफ में फिर रिपीट कर देता हूँ, फार्मा सेक्टर के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यूएसएफडीए। उस यूएसएफडीए के कारण ये कंपनियाँ उठी थी और यूएसएफडीए के कारण ही चलेंगी। लेकिन बीच बीच में ऐसे इंटरप्शन आ जाते हैं कि यूएसएफडीए इनका इंस्पेक्शन करता है, ऑब्जेक्शंस रेज करता है, फिर उसका प्रोसेस चलता है, बाज़ार उसको क्वेश्चन मार्क मान लेता है, शेयर के दाम गिर जाते हैं। ये सारी बातें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लॉन्ग रन में ये कोई इतना बुरा शेयर नहीं है। इट इज़ नॉट लाइक इट मेटल और टेक्सटाइल और फर्टिलाइजर, ऐसा नहीं है। ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, इनके असेंशियल प्रोडक्ट हैं, तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, इतना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। आईटी और कॉरपोरेट बैंक जो टॉप बैंक हैं 3-4, उनके मुकाबले तो खैर नहीं है, लेकिन फिर भी बुराई वाली बात नहीं है, ठीक ठीक है। और मेरे से कुछ पूछें, भाई ट्रंप आ रहे हैं, ट्रंप को आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रंप फार्मा सेक्टर के लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और वो भी आते ही क्रिएट नहीं करेगा, उसमें समय लगेगा। इट विल बी ए टाइम टेकिंग जॉब। और कोई दिक्कत नहीं है, देखा जाएगा जो भी होगा। और ट्रंप ने भी जो कुछ पिछले टर्म में किया था इंडियन फार्मा के साथ और इंडियन आईटी के साथ, उसका भुगत चुका है। इंडियन आईटी से तो कोई छेड़छाड़ी कर ही नहीं पाएगा। उन्होंने H1 वीज़ा के ऊपर 1,60,000 डॉलर पर ईयर की सैलरी कर दी थी, जो कि 1,20,000, 1,80,000 थी, ताकि इंडियंस को वहाँ की कंपनी हायर करने को डिस्करेज करें, या अपने जो टेंडर उसमें कंडीशन रख दें कि आपको जो कुछ करना है वो इंडिया में, मतलब यूएस में लेके नहीं आना है इंडियंस को, ताकि अमेरिकन को जॉब मिल सके। ही वांटेड टू गिव प्रायोरिटी टू, लेकिन वहाँ आदमी है ही नहीं ना, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टे कर दिया था। उसके बाद उसने कोई बदमाशी नहीं की थी। और वैसे ट्रंप ठीक है, आदमी कोई इतना ख़राब नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आज संडे का दिन है, तो हम संडे को संडे के हिसाब से बात करेंगे, इन्हें रिलैक्स मूड, और शेयर बाज़ार फोरम से अलग बात करते हैं थोड़ी सी। हालांकि वो शेयर बाज़ार की ही बात है। अगर आपका स्वास्थ्य सही है, आप टेंशन से मुक्त हैं, तो निश्चित रूप से आपका हर निर्णय सही निर्णय लेने के लिए टेंशन मुक्त हो आदमी, कंसंट्रेटेड माइंड हो, स्वास्थ्य अच्छा हो और अनुशासित हो। ये 4-5 बातें जो है ना, ये बहुत आवश्यक है। और इस सब को करने के लिए आपके लिए मनोरंजन आवश्यक है। योगा, प्राणायाम, वॉकिंग, स्पोर्ट्स, गेम्स, पिक्चर, ये सब देखना आवश्यक है। तो ठीक है, जैसा भी समय मिले उस हिसाब से। एक तो सुबह आप ये आदत डालिए कि 5 बजे सुबह उठना ही उठना है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, और उठ कर के 2-3-4 किलोमीटर पैदल चलिए, फिर योगा प्राणायाम कीजिए, कसरत कीजिए, थोड़ा आपके शरीर में चुस्ती और फुर्ती आएगी। रहा सवाल कि साहब 5 बजे नहीं उठ सकते, ऐसी कोई बात नहीं। मैं जब 20-22 साल की मेरी एज थी, जब से लेकर आज तक मैं 4 बजे उठता हूँ। मतलब अभी भी 4 बजे उठता हूँ, चाहे मैं 2 बजे सोऊंगा तो भी 4 बजे उठूँगा मैं। एंड आई गो फॉर वॉक, एंड देयर आई डू, गाड़ी उठा करके मैं सीधा जवाहर सर्किल चला जाता हूँ, और वहाँ मैं एक्सरसाइज करता हूँ, योगा प्राणायाम करता हूँ, 4-5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। और उसी का कारण है कि मेरी हेल्थ थोड़ा मेंटेन है। डायबिटीज़ है, मुझे हल्की डायबिटीज़ है, और बीपी वगैरह तो थोड़ा एज फैक्टर के हिसाब से होता है, कोई ख़ास बात नहीं है। इसको ये सब मेंटेनेबल है, कंट्रोलेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको फिर एक तो ये करें कि
जल्दी उठें, योग प्राणायाम करें और वॉकिंग करें। और ये सब जब भी हो सकता है जब आप 5 से 7 के बीच में करेंगे, क्योंकि प्रकृति की जो आभा है वो सुबह सुबह के वक्त जो आभा है वो समाप्त हो जाती है, उसके बाद समाप्त हो जाती है, उसके बाद करना अनुपयोगी है, यूजलेस है। दूसरी बात है तनाव मुक्त रहें। अब तनाव मुक्त में आप कहोगे साहब ये हमारे हाथ में थोड़ी है, नहीं, बहुत कुछ आपके हाथ में है। उनको कम किया जा सकता है, नलीफाई भी किया जा सकता है। ये संसार सागर है, इसमें देखिए समस्याएं आएंगी। भगवान राम और कृष्ण, उनके सामने भी समस्या आई, कष्ट वो भी पाए हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर होते हुए कष्ट पाए, तो कष्ट आए हैं, उनका मुकाबला करना सीखिए, हिम्मत से मुकाबला कीजिए। और 2-3 बातें खास तौर से इसमें, एक तो आप मान लीजिए किसी ऑफिसर के अंडर में काम कर रहे हो, ऑफिसर क्रैक है, खुसट है, कोशिश ये कीजिए इससे पीछा छूट जाए। चाहे आप वहाँ को डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई लाभ है आपको, लेकिन ऐसे दुष्ट लोगों से पीछा छुटा लीजिए, अपना ट्रांसफ़र करवा लीजिए किस तरह कोशिश करिए, क्योंकि वो ना तो जीते हैं ना जीने देते। नंबर 2 बात, ऑफिस से आने का जाने का एक डिसिप्लिन रखिए, टाइम पर जाना और टाइम पर छोड़ भी देना। और कोई ऑफिसर आपको कहता है कि साहब रुकिए करिए, उससे कह दीजिए महीने में देखिए साहब 2-4 दिन तो मैं रुक जाऊंगा, बाकी आप चाहो कि डेली मैं 8 बजे 9 बजे तक रुकूं, ये संभव नहीं। दूसरी बात है, कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कोई सौदा करते हैं, कुछ भी करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को एक तो वो ऑथेंटिक ट्रांजैक्शन होना चाहिए। जो ज़मीन खरीदी, मान लो उसको जो लोकल अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, उसका कोई पट्टा होना चाहिए, वैलिडेटेड प्रॉपर्टी हो, ऑथराइज मतलब अप्रूव्ड लैंड हो। मतलब कोई कच्चा पक्का आदमी बेच जाए कर जाए, उसको वेरीफाई करवाइए, चाहे किसी आपको माने मालूम किसी छोटे मोटे वकील को 1000-2000 रुपये फीस देके वो उस अथॉरिटी में उसका रजिस्टर वगैरह देख लेगा, पट्टा देख को वेरीफाई करवा लेगा, और उसके बाद ही आप उस प्रॉपर्टी को खरीदें, उससे पहले ना खरीदें। वो ठीक है, अलग सौदा करने के लिए 1000-2000 रुपये उसको एडवांस दे दीजिए कि भाई 2-4 दिन में हम जवाब दे देंगे आपको फाइनल। और फिर दूसरी और बात है कि घर परिवार में है, रिश्तेदारी में है, फ्रेंड्स में है, कई आदमी इतने कंडम हैं कि ना जीते हैं ना जीने देते हैं। वो कुड़कुड़ाते रहते हैं, कुड़ते रहते हैं, बात बात में कुड़ते हैं, अकड़ते हैं। तो इस प्रकार के लोगों से भी दूरी बना लीजिए। वो आपको टेंशन क्रिएट करते हैं, वो खुद टेंशन में नहीं आते, बहुत बदमाश होते हैं, वो आपको टेंशन में लाना चाहते हैं, तो आप उनसे दूरी बना लीजिए। और कोई इलाज नहीं उनका। आप उनको धमकाओगे तो वो नहीं मानेंगे, आप उनको प्यार से समझाओगे तो वो नहीं मानेंगे। उनसे दूरी बनाइए, बस सीधी बात है, गेट देम रिलीव्ड। और इस तरह से दूरी बनाइए कि उनको महसूस भी नहीं हो और आप दूर भी होते चले जाओ उनसे। वरना अगर आपको उनको महसूस हो गया तो फिर वो कोई इंजेक्शन आपको देंगे। तो इसलिए तनाव मुक्त होइए। दूसरी बात है, आपके सामने कोई समस्या है, अजातियाँ आएंगी, देखिए मेरे सामने भी आई है, खूब स्ट्रगल किए हैं। उस समस्या का आपको कोई उत्तर नज़र नहीं आ रहा, कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, तो इसका सीधा एक उपाय बताता हूँ मैं आपको। हालांकि वो उपाय कोई परफेक्ट इलाज तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ है। और बहुत कुछ ये है कि आप सारे फैक्ट्स को माइंड में रिकॉर्ड कर लीजिए और रात को 9 बजे बाद में शांति से, जब सब परिवार के लोग सो जाएं, बिल्कुल शांत मस्तिष्क से मामूली सा रोशनी करके, कोई छोटे से छोटा बल्ब या ट्यूबलाइट मामूली सा चास के, आप चाहे बेड पे लेट जाए, चाहे आप पलंग पे बैठें, चाहे कुर्सी पर बैठें, शांति से एकाग्रचित्त होकर के बैठ जाएं। 15 मिनट तक ध्यान लगाएं। जो माइंड में सारे फैक्ट्स हैं वो अपने आप घूमेंगे उस समस्या का नाम लेते। ये मैं आपको मैं कोई तांत्रिक नहीं हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ, हाउ टू फाइट विद द प्रॉब्लम्स। अपने आप उसका 10-15 मिनट आप शांति से बैठे रहें, एकाग्रचित्त होके, आपके सामने कोई न कोई उचित उत्तर, कोई उचित उपाय आपके सामने प्रकट हो जाए। मैंने यही किया है भाई। ऐसे आदमी हैं हम कि हमने जो कुछ किया हमारी मेहनत के बल पे किया। हमारे पास कोई पॉलिटिकल ताकत नहीं थी, और सरकारी नौकरी में परेशानियां तो वहाँ भी हैं, ऐसा नहीं वहाँ आसानी है। जहाँ जिम्मेदारियाँ हैं वहाँ परेशानी भी है। तो इस तरह से आप अपने हेल्थ को मेंटेन करें। और आपको सोना है, मान लो नींद आती है, तो आप दिन में घंटे आधी घंटे लेट लें, और वर्किंग डे के दिन मत लेटिए। संडे सैटरडे की छुट्टी रहती है, उस दिन 1-1 घंटा दोपहर में सो लीजिए, आपको एनर्जी मिल जाएगी। मैं तो नहीं सोता हूँ, आई डोंट स्लीप, आपको एनर्जी मिल जाएगी। घूमिए फिरिए, संगीत सुनिए, आप पुराने फिल्मी संगीत बहुत अच्छे हैं, उनको सुनिए। क्रिकेट मैच आते हैं, वो देखिए।
और जो टूर्नामेंट, जो भी देखने का फुटबॉल मैच है, जो भी टूर्नामेंट्स देखने का शौक, आप शौक देखिए, लेकिन अनलिमिटेड टाइम नहीं। मतलब ये नहीं कि आप उसी लिपटे रहें, आप उतना देखिए। जैसे वर्ल्ड कप के लिए मैं भी रात को 2 बजे 12 बजे तक जगा हूँ। मतलब जो भी इन दिनों 3-4 मैच जो इंपॉर्टेंट मैच थे, मैं रात को 12 बजे तक जगा हूँ, 12:30 तक जगा हूँ। मतलब जगने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड देन आई स्लेप्ट। मतलब और उसको ख़त्म भी कर दीजिए उसी समय। आपका एंटरटेनमेंट होगा, किसी फ्रेंड से भी कोई बातचीत हो, 2-4 मिनट बात कर लीजिए। ये नहीं हो 1 घंटे तक क्रिकेट की बात होती रहे। तो ये तो रही बात ये। अब सवाल ये उठता है कि आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय क्या होगा। हमारी चर्चा का मुख्य विषय होगा आने वाले दिनों में, अगले हफ्ते और आने वाले दिनों में बाजार की चाल क्या होगी और उसमें आपका हाल क्या होगा। यानी आपको किस तरह बिहेव करना है उस बाज़ार में, किस तरह डील विद करना है अपने आप को, किस तरह संयम रखना है और किस तरह मजबूती धारण करनी है। ये सारी बातें आज अपन चर्चा करेंगे इस वीडियो में। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। किसी स्पेसिफिक शेयर या स्पेसिफिक सेक्टर पे आज चर्चा नहीं करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ तो वही है, आप देखिए, अगर ये पॉलिसी फॉर्मेशन के काम आएगा वो आपके। अगर पॉलिसी करेक्ट फॉर्म कर लिया किसी मामले में आपने, तो आपकी विजयश्री हो जाएगी उस मामले में, बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी। सबसे इम्पोर्टेंट काम वो है। मकान की फाउंडेशन सही रखी गई, मकान बना दीजिए, आप कोई क्रैक नहीं आएगा, सही बढ़ेगा मकान, कोई दिक्कत ही नहीं। इसलिए फाउंडेशन को मजबूत कीजिए। तो अब चलते हैं कि बाज़ारों में ये चर्चाएं तो शायद रोज ही होती रहती है। चर्चाएं तो रोज ही होती रहती कि बाजार गिरेगा साहब। कुछ लोग कहते हैं, कोई कहता है बाजार में संकट आने वाले हैं, कोई कहता है ये पांच संकट बाजार में आने वाले हैं। कभी लालू प्रसाद जी यादव भाषण देते हैं कि ये सरकार अगस्त में गिर जाएगी। कभी उनके जो बेटे हैं, क्या नाम वो, तेजस्वी यादव, वो भाषण देते हैं। कभी राहुल गांधी गुजरात पे भाषण देते हैं कि साहब ये हम गुजरात जीतेंगे, जैसे अयोध्या जीता वैसे गुजरात जीतेंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, दोबारा काठ की हांडियाँ चढ़ती नहीं है। मतलब तो खैर एनीवे, सवाल ये उठता है कि अच्छा कोई एनालिस्ट आया टीवी पे कि ये कारण है, गिर सकता है, तो खैर उसकी बात किसी सीमा तक ठीक ठाक मान सकते हैं। भाई कम्युनिकेशन पे बैठा है, जो पूरा विश्व देख रहा है, उस कम्युनिकेशन सिस्टम को, ब्रॉडकास्टिंग को पूरा विश्व देख रहा है, तो ठीक है वो। लेकिन अगर वो रीजंस नहीं देता है ना, और रीजंस भी देता है, वो रीजंस जस्टिफाइबल नहीं लगते हैं, तो इग्नोर दें। तो मैं अब आता हूँ कि आप देखिए भारत का जो निफ्टी है ना, उस निफ्टी का मार्केट कैप 194 लाख रुपए है। यानी 6 तारीख की जो क्लोजिंग है उसके आधार पर 194 लाख करोड़ का निफ्टी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। निफ्टी नेक्स्ट 50, जिसमें ये वरुण ब्रावरी जैसे शेयर हैं, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 80 लाख करोड़ रुपए। और निफ्टी मिड कैप का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 60 लाख करोड़। 10-20 हज़ार 50 हज़ार का डेविएशन हो सकता है, वो कोई खास बात नहीं। हंड्रेड्स ऑफ लाख करोड़ रुपीज़ में 8 और 6 14 का मतलब 140, यानी 230 234 334 करोड़ 334 करोड़ रुपए का इन मेजर जो 3 जो इंडेक्सेस हैं, इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है। अब सवाल ये है कि इस बाजार के भी 2 भाग कीजिए आप। एक तो F&O का भाग है और एक कैश का। कैश के जो शेयर हैं, स्मॉल कैप मिड कैप, तो अपन तो पहले ही विचार करते हैं कि साहब ये F&O का जो निफ्टी का, निफ्टी में कैश में भी होते हैं ट्रांजैक्शन, ऐसा कुछ नहीं। उस शेयरों में आप खरीदना चाहें खरीदिए, बेचना चाहे बेचिए। तो सबसे पहली बात यह है कि एक एक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 15-15 20-20 लाख करोड़ रुपया है हिंदुस्तान की। रिलायंस, HDFC बैंक, TCS और अडानी की कंपनीज़ हैं। अडानी पूरे ग्रुप को आप एक ही शेयर मान लीजिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से। और फिर आप देखिए इन्फोसिस है, L&T है, HCL टेक्नो है, और टाटा मोटर है, मारुति है। ये जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, ये जो कंपनियां हैं, इनमें कोई शार्प गिरावट नहीं आ सकती। ICICI बैंक है, जैसे एक्सिस बैंक है, इनको तो भूल ही गए है ना।
तो इनमें कोई शार्प एकदम से ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में 20% गिर जाए, ये पॉसिबल ही नहीं। और जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ इमर्ज होती चली जा रही ड्यू टू मोदी गवर्नमेंट है, ये सब मत भूलिए आप। मोदी गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ के कारण डे बाय डे जो ग्रोथ इमर्ज होती चली जा रही है, उस इमर्ज के कारण जीडीपी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। जीडीपी बढ़ेगा, पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, बट नेचुरल है। और मार्केट के अंदर लोगों का भरोसा बढ़ता चला जा रहा है, तो मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। एफआई ने चाहे कितनी कोशिश कर ली, कितना ही माल बेच लिया, लेकिन भारत के बाजार टूटे नहीं। उनकी बेचने से नहीं टूटे, वो इंडियन ऑपरेटर्स ने तोड़ दिए साजिश करके, वो बात अलग है, लेकिन टूटे नहीं। तो निफ्टी की तो बात ये रही। रिलायंस टूटता नजर आता है क्या बताएं? एचडीएफसी बैंक कितना टूटा? ये तो पीरियोडिकल करेक्शन है, 2%, 3%, 4% की, ये कोई मान्य नहीं रखते। 10, 8, 7% का भी करेक्शन अगर किसी शेयर में आता है, किसी कोई न्यूज़ आ गई, कोई कारण हो गया, आ लिया, कोई खास बात नहीं। एचडीएफसी बैंक के कितनी हैमरी हुई तो भी शायद 1390 रुपये से नीचे नहीं गए, और 3-4 महीने में उभर आया, ऊपर आ गया, क्या दिक्कत है? अब आप ये मानिए कि ये कोई 1390 जाने वाला नहीं है, मतलब मैं जहाँ तक समझता हूँ, क्योंकि अभी रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट्स में कुछ कमेंट्स आएंगी। वो जो एमडी हैं एचडीएफसी बैंक के, वो थोड़े सीधे आदमी हैं। वो क्या है कि मार्केट ऑपरेशंस के साथ सिंक्रोनाइज करके अपना जो स्टेटमेंट नहीं देते, बस उनकी सबसे बड़ी कमी यही है। और जो मैनेजमेंट है ना, वो मार्केट के साथ अपने जो स्टेटमेंट है उसको सिंक्रोनाइज कर दें। तो ये उनको थोड़ा, मेरी आवाज़ हालांकि शायद नहीं पहुँचे उन तक, लेकिन फिर भी ये कमी है। अच्छा, अब सवाल ये कि निफ्टी नेक्स्ट 50, उसमें भी देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। इवन जो अंबुजा सीमेंट, एसीसी, और साहब जो है कि आपके वरुण ब्रेवरीज और अडानी पोर्ट तो चलो निफ्टी में आ गया है, और साहब जो है कि आपके एचसीएल टेक्नो और ये टेक महिंद्रा, और साहब जो है कि टाटा मोटर तो उसमें आ गया है। इस तरह की बड़ी मजबूत कंपनियां हैं उसमें, तो ये भी कोई जाने वाली कहीं भी नहीं, फिलहाल नहीं जाने। वही मैंने कहा, छोटे मोटे करेक्शंस आ सकते हैं, पीरियोडिकल करेक्शंस, वो ट्रेडिंग बाउंसेस हैं, वो आएंगे, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग मार्केट हो, वो आएंगे। अभी 22 तारीख को संसद आ रही है, अब संसद में डुक्का मुक्की नारे लगेंगे, मोदी को मुर्दाबाद भी कह सकते हैं, है कि नहीं? जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उनको भी कुछ भला बुला कह सकते हैं, कहने में क्या दिक्कत है, उनको मालूम है क्या बिगड़ेगा हमारा। तो उससे मार्केट में थोड़ा सा कोई हो सकता है इफेक्ट आ जाए। बजट आएगा, बजट में हो सकता है मोमेंटम कोई ऐसी चीज़ दिखाई दे, हालांकि जो विश्लेषण करने के बाद उसका जो कैलकुलेशन होगा, वो कैलकुलेशन देश की अर्थव्यवस्था के खिलाफ नहीं जाएगा, आई एम एश्योर। लेकिन जल्दीबाजी में बाजार उसका कोई और धर्फ लगा ले और वो नीचे आ जाए, तो दिस आई कैन नॉट से, हो सकता है टाइम भी। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट है, जो माल की डिलीवरी उठा के रखता है, उसको कोई खतरा नहीं। अच्छे शेयरों, आप कोई कचरा उठा ले वो बात अलग है, उसमें तो मारे जाओगे। तो ऐसी सूरत में बाजार मुझे कहीं जाता हुआ नहीं लगता है, और मैंने खुद ने भी वो इंतज़ाम किए हैं कि ये टूट लेने तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई बात नहीं, 2 महीने 4 महीने अपन मतलब आप आराम से पिक्चर देखेंगे, एंजॉय करेंगे, क्या दिक्कत है। आप लोग भी मतलब ऐसी नहीं, वैसे भी आप पुराने म्यूजिक सुनिए, फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए, माइंड के कैलिबर को, माइंड डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, निराशा में नहीं बदलना चाहिए, वरना आपकी निर्णायक शक्ति जो है वो नेगेटिविटी में तब्दील हो जाएगी। ज़्यादा नेगेटिविटी भी अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अच्छी तरह खाइए, ज़्यादा मत खाइए, जो मन करे वो खाइए। तो इस तरह से मेरे कोई बाजार जो है गिरता हुआ नहीं लगता। आज विश्व का पूरा इतिहास उठा लीजिए, आज अमेरिका के अंदर है, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत मजबूत है, टेक्नोलॉजी के शेयर, क्या उनमें गिरावट नहीं आती क्या? एनवीडिया $200 से बढ़ के $1300 हो गया, यानी $130 का मतलब $1300, 1 पेड अप है। तो क्या हो गया, वापस चढ़ता है। उस समय कोई अफवाह छोड़ देता है कि साहब ये जो चिप्स बनाता है, सेमीकंडक्टर चिप बनाता है ये, और गूगल और ये माइक्रोसॉफ्ट ये कहते हैं हम भी बनाना शुरू करेंगे। अरे यारो, कब तो बनाना शुरू करोगे तुम? किसी ने चाहे जो रूमर ठोक दी उसके मतलब है,
और तोड़ के माल को ले गए लोगों से छीन कर। है क्या बात हुई है। आप देखिए कि जो एनवीडिया की चिप्स है उसको बनाने में लगे 10 साल, और उस चिप्स को कोई उसको वो कोई ये वो टेक्नोलॉजी इनको दे देगा क्या आसानी से? अपने टेक्नोलॉजी को पोडियम दे देगा क्या इनको? कोई प्रश्न ही पैदा नहीं। तो इसी तरह से कई अमरा राजा के बारे में मॉर्गन स्टैनली ने दे दिया, साहब स्टेटमेंट 987 भेजा जाएगा। अरे भाई डिटेल तो बता, कि ये साहब कस्टमर पिकअप नहीं कर पा रहा है, ठोक दी एक लाइन। पॉलिटिक्स है, राजनीति है, क्या करो इसका। जो कच्चे पक्के आदमी तो घबरा के बेच जाए, और एक मॉर्गन स्टैनली ने कह दिया 987। वरुण ये इसमें KPIT के बारे में मेरी बात हुई ब्रोकर से, वैसे ही कि साहब इसको तो डाउनग्रेड कर दिया, 1.25 साल पहले की घटना है, इसको डाउनग्रेड कर दिया साहब। तो मैंने कहा इनके डाउनग्रेड करने से कुछ नहीं होगा, और वो कुछ नहीं हुआ, वो शेयर बढ़ा उसके बाद में तेज़ी से। ये सब बाज़ार की घटनाएं हैं, बट हर आदमी इस बाज़ार में पैसा कमाने आया है। ये मेरे जैसे आदमी तो बहुत कम है। बाज़ार से तो मैं पैसा ही कमाऊंगा, लेकिन मैं मैनिपुलेशन से नहीं कमाऊंगा। मैं मेरी दृढ़ता से, मेहनत से और इंटेलिजेंस से कमाऊंगा। किसी आदमी से मैंने आज तक ये नहीं पूछा कि साहब कौन सा शेयर खरीदे जरा बताओ सही। आई हैव नेवर आस्क्ड। तो दोस्तों आप बिल्कुल दृढ़ विश्वास से रहे। जो मैंने बात बताई है स्वास्थ्य के बारे में, आप जितना अपने शरीर को योग से जोड़ोगे, प्राणायाम से जोड़ोगे, वॉकिंग से, कसरत से, नेचुरलिटी से जोड़ोगे, उतना ही आप में निर्णय शक्ति विकसित होगी, आप में चुस्ती और स्फूर्ति आएगी, बीमारियां आपसे क्षमा मांगेंगी। और ये जो पॉलिसी बताई कि ये बाज़ार कोई डगमगाने वाला नहीं, आप किसी के कहने से बेच दें, इतना ज़रूर है। मैंने भी कहा है उनको कि भाई जो मैं काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आ चुका है उसमें 25% प्रॉफिट बुक करके, और IT या कॉर्पोरेट सेक्टर बैंक्स में आप लगा दीजिए, अच्छी कंपनियों में। वो इसलिए लगा दिया, वो तो ये जो दोनों सेक्टर ये तो पड़े हुए हैं अभी, और वो सेक्टर अपने परवान पर है। तो परवान पर जो रिस्क इसमें आएगी, जो परवान पर चढ़ा हुआ उसी पे आएगी, बाकी ये तो खूब कोटली सेक्टर काफ़ी। और अगर IT में और इसमें कॉर्पोरेट बैंक्स में आप पैसा लगा भी देते हैं, मेरे कहने से ही लगाया, मान लो थोड़ा सा 25% प्रॉफिट को बुक करके, और वो थोड़ा सा टूट भी जाता है, तो कोई घबराने की बात नहीं है, चिंता की बात नहीं है। ये तो फ्लक्चुएशन से आएंगे बाजार में। इसलिए आपको जो बिहेवियर अपना रखना है वो दृढ़ता, आत्मविश्वास, मजबूती, इंटेलिजेंसी, कर्मठता, और पढ़ते लिख रहिए, जो पढ़ाई लिखाई कीजिए खूब अच्छी तरह से। स्क्रीनर पर, moneycontrol.com पर, गूगल पर, ये सब पढ़ाई वढ़ाई क्या करो। तब आपको मेरा जो मैं आया हूँ, इसीलिए मैं आपको जगाऊँ, आपको एक ऐसे मार्ग पर, एक ऐसे दोराहे पर ला के खड़ा करूँ, ताकि आपके सामने कोई भी बदमाश आदमी हो, चीट 420 हो, वो पना मांगे रहता है। आज तक मेरे पास कोई ऐसा नहीं आया आदमी, मेरे दफ्तर के बाबुओं को, चपरासियों को ये गोल्ड सुख और ये जो इस तरह की पौंजी स्कीम आती थी ठग लगे। लेकिन मैं कई बार ये कहता था उनसे कि मेरे पास क्यों नहीं आता है फर्जी आदमी, कोई आवे तो सही, मैं उसकी परीक्षा लूँ अच्छी तरह से। लेकिन उसको पहले ही लोग बता देते कि यह आदमी खतरनाक है, यहाँ मत चला जाना, तेरा सारा धंधा चौपट हो जाना है, मतलब है कि नहीं। तो सवाल ये कि कोई भी चोर उचक्का आदमी, कोई चीट आदमी आपको ठग ना सके। मेरा काम यही है सर, स्ट्रॉन्ग बनाना। ये टिप देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन नीति निर्धारण का रास्ता बताने वाले, नीति निर्धारण के सिद्धांत बताने वाले, क्योंकि वो एकदम शीशे के माफिक है, वो कोई नहीं मिलेगा आपको। तो ऐसी सूरत में दोस्तों आप जो मैं कहता हूँ वो करते चले जाइए। आपको ज़िंदगी में, मैं एक तपा हुआ खरा सोना हूँ अपने आप में, मुझे मेरे मुंह से कहना पड़ रहा है मुझे, हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, फेंका फांकी ये बात गलत भी है। रहीमन वो एक दोहा बोला है रहीमदास जी ने, रहीमन हीरा कब कहे लाख है हमारो मोल। तो ये तो मुझे कहना नहीं चाहिए, हालांकि गलत है ये बात बिल्कुल, लेकिन आप मुझे जानते नहीं, सवाल ये सबसे बड़ी बात ये, मेरी लाइफ के बारे में नहीं जानते। मैं आपसे बता रहा हूँ, एक छोटी सी बात मैं आपको कहूँगा। मेरा एक डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुआ, राजस्थान सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग हुआ। फाइनेंस कमीशन का गठन होता है और 5 साल में उसमें मेरा पोस्टिंग, मैं पहले भी रह चुका था। तो पोस्टिंग मैं उस डिपार्टमेंट में ये कंफर्म करने गया था खाली कि मेरा पोस्टिंग हुआ है क्या। तो मेरे को वहाँ जो मेरे बराबर के से एक अफसर थे, उन्होंने वो जो मेन अफसर था उससे मिला दिया। तो उसने मेरे से कहा, उसका बड़ा सारा चैम्बर था, फर्स्ट क्लास कपड़े वपड़े पहने बिल्कुल,
तो मैंने सोचा ये कोई IAS अफसर है। मैं उसको जानता नहीं था, पहले से था, वो मेरे कैडर का ही था, फिर मैंने देखा, मगर कोई IAS अफसर है जिसकी शक्ल सूरत चमक वमक जो थी। तो उसने मेरे से कहा कब ज्वाइन कर रहे हो? मैंने कहा साहब 1 तारीख को ज्वाइन करूँगा, आज 22 तारीख हुई है। अच्छा नहीं, इतना नहीं, आज ही ज्वाइन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा खैर मुझे ये पता हो कि ये मेरे कैडर का, तो मैं धमका देता, उसको डांट देता, मैं कोई खास बात नहीं थी। लेकिन मैं कहा IAS से पंगा लेना ठीक नहीं है। तो मैंने उससे यही कहा मगर साहब रिलीव करवा लो तो फिर वहाँ से, और तो क्या इलाज है, या मेरे जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है उसमें एक लाइन होती, या फिर और गवर्नमेंट से ये डायरेक्शन जारी करवा दीजिए मेरे नाम को, रिलिंक्विश द चार्ज एंड ज्वाइन द न्यू असाइनमेंट, मतलब आई विल ज्वाइन हियर। मतलब मैं कब मना करता हूँ सरकार, नहीं कि CM आपको सस्पेंड कर देगी आज। मगर देखो जी, कोई सस्पेंड करे चाहे कोई कुछ भी करे, मैं कायदे से आऊँगा, कायदे से जाऊँगा। तो वो अखड़ा रहा। फिर मैंने 1 तारीख को ज्वाइन किया, उसके बाद भी 2-3 बार अखड़ा हो मेरे से। लेकिन मेरी जो काम की स्पीड थी, उसको वो सिगरेट पे सिगरेट पिए जा रहा था, जर्दे के पान खा रहा था और लाल मुंह हो रहा था, उसका टेंशन में था, BP था उसको बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसको कुछ आ ही नहीं रहा था, उसकी समझ में ये बिल्कुल नहीं आ रहा था क्या, और मैं उस काम को कर चुका था पहले आयोग में। तो परिणाम ये रहा कि मैंने उसकी 10-15 दिन में सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, सारे काम को ट्रैक पर ला दिया। तो मेरे को उस दिन एक दिन 3:30-4 बजे बुला के कहा कि भुवनेश जी आप मेरे से मिल के जाना शाम को जाते से। तो मैंने सोचा कोई काम होगा, किसी विषय पे चर्चा करनी होगी। तो मैं 5 बजे बाद जब सब चले गए तो मैं गया, मुझे साहब बोलो क्या बात है? कैसे बैठो आप, मेरे को प्रेम से बिठाया उन्हें, आदर से। और उसने ये कहा कि भाई ऐसा है भुवनेश जी, मैंने आपको 2-4 बार कुछ भला बुरा कह दिया था। मैं कहा कोई बात नहीं साहब, आप अफसर हो, हमारी बात ये खच नहीं, ऐसा है, ये बड़ी गलत बात थी। और ये क्यों कहा मैंने आपको कि मैंने इसलिए कहा कि कुछ लोगों ने आपकी बड़ी आलोचना की थी। मैं कहा तो स्वाभाविक आलोचना मेरी तो करेंगे, मैं बहुत कड़क आदमी हूँ नेचर से, एंड आई एम ए मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, और मेरी प्रॉस्पेरिटी से लड़ते हैं सब लोग। मतलब मैं जब मेरी प्रॉस्पेरिटी को देखते हैं तो इनको मिर्ची लगती है, सीधी बात ये। लेकिन ये नहीं जानते कि मैंने कितनी बड़ी मेहनत की है, मैंने कोई बेईमानी से कमाया है क्या है? आई एम हार्ड वर्कर। और मैंने आप ही देख लीजिए, मैंने कहा आपकी सारी समस्या हल कर दी। मतलब बहुधंधे आदमी हूँ मैं, खुद कह रहा हूँ, मतलब और भी काम करता हूँ, शेयर बाज़ार का काम करता हूँ। लेकिन आप कितने कच्चे में बहुत टेंशन में था यार, मतलब, और आपने मेरी समस्याएं कर दी। मैं उन लोगों के लिए यही कहता हूँ वो कितने नालायक लोग हैं जो इतने अच्छे आदमी की आलोचना की। मैं कहा जी ऐसी ये दुनिया है जो सब चलता है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है। तो आपको कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा ज़िंदगी में, कोई धोखा नहीं दे पाएगा। आप खरा काम कीजिए, खरे सौदे बिल्कुल क्लियर कट कीजिए, 2 टूक बात करके करिए। और शेयर बाज़ार कहीं नहीं जाने वाला है, फ़िलहाल नहीं जाने वाला है। बाकी तो अपन रोज़ मिलते ही है, रोज़ बता देंगे क्या होगा, कुछ नज़र आएगा तो। ऐसा कुछ नहीं है। और बजट में भी चूँकि सरकार जो है कुछ पॉपुलिस्ट मेजर्स ज़रूर लाएगी सरकार, किसानों के लिए ख़ास तौर से, किसानों के लिए सामाजिक कल्याण योजनाएं लाएगी, उनका मार्ग प्रशस्त करेगी, लेकिन टैक्सेस फर्दर नहीं लगेंगे। ये भी बात है। हो सकता है इंफ्रा के बजट को थोड़ा डायरेक्टली इनडायरेक्टली थोड़ा सा घटा दें या यही रख दें, बढ़ावें नहीं, मतलब, या उसको इंफ्रा की फाइनेंसिंग का कोई दूसरा रास्ता खोल दे गवर्नमेंट, ये भी पॉसिबल है। तो इसलिए दोस्तों कोई चिंता की बात नहीं है। अब मेरा वीडियो पसंद आया हो, 28 मिनट हो चुके हैं, आज संडे का वीडियो है, बड़ा रिलैक्स मोड में बनाया है मैंने, कोई डाटा फिगर की कोई ख़ास बात नहीं की है मैंने। अब मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। कल मिलते हैं।